तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 5। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक और संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, काफ़ी इजी तरीके से हम समझने वाले हैं बच्चों। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। अब देखिए बेटा, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आइए देखते हैं। हमने कहा संधारित्र की धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने संधारित्र की धारिता का। तो बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि संधारित्र की धारिता C है, जो K पे भी डिपेंड है, यानी कि K के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, ए के भी अनुक्रमानुपाती है और डी के व्युत्क्रमानुपाती है। ये तीन कारकों पर निर्भर करती है, तीन कारकों पर बच्चों ये निर्भर करती है। एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, स्थिरांक है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। ये तो 8.85 गुणा 10 माइनस के, ये जो वैल्यू है इसकी बच्चों, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये तो बदलने नहीं वाली। अब बच्चों देखो, हमने कहा ये जो C है K पे डिपेंड कर रही है, A पे डिपेंड कर रही है और D पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार डिपेंड करता है। तो हमने सबसे पहले बात करते हैं, संधारित्र धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला कौन सा कारक है, ये संधारित्र के बीच भरे परावैद्युतांक पर। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच भरे, पहला है संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच भरे पदार्थ। ठीक है, या कहें प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक पर, या कहें परावैद्युत पदार्थ पर, या बीच के भरे पदार्थ के परावैद्युतांक पर, परावैद्युतांक पर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, यहां पे लिख देंगे आप संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच भरे, उसकी प्लेटों के बीच भरे, प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक पर भी निर्भर करती है, परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। निर्भर करने का मतलब है कि अगर K का मान अगर बढ़ जाए तो धारिता भी बढ़ जाएगी, और K का मान घट जाए तो धारिता भी घट जाएगी, क्योंकि C प्रोपोर्शनल टू K। तो आप यहां लिख देंगे C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से C प्रोपोर्शनल टू K, है ना। इससे क्या है, C K के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात K का मान बदलने पर, K का मान बदलने का मतलब है अगर बढ़ेगी, K का मान बढ़ेगा तो C का मान भी बढ़ेगा, आप कह सकते हैं। अर्थात K का मान बढ़ने पर धारिता बढ़ेगी तथा घटने पर घटेगी, तथा घटने पर घटेगी। क्योंकि ये कैसा रिलेशन है, अनुक्रमानुपाती है, यानी ऊपर वाली वैल्यू का मान बढ़ेगा तो C का मान भी बढ़ेगा, और ऊपर वाली वैल्यू का मान घटेगा तो C का मान भी घटेगा। अनुक्रमानुपाती रिलेशन है। अच्छा, दूसरी बात, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल पर A। ठीक है, ये क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है बच्चों, तो आप कह देंगे संधारित्र की प्लेटों के
क्षेत्रफल पर। और संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करती है? तो आप कहेंगे बच्चों, संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती है, या कहें प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ऐसे लिख दो पहले। प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ऐसे लिखें, निर्भर करती है। ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे आप कैसे निर्भर करती है, तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से, ऐसे निर्भर करती है। तो आप कहेंगे भाई C प्रोपोर्शनल टू A, यानी A का मान बढ़ने पर धारिता भी बढ़ जाएगी और A का मान घटने पर धारिता भी घट जाएगी। अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल, बढ़ने पर धारिता बढ़ेगी तथा घटने पर घटेगी, तथा घटने पर क्या होगी? घटेगी। A का मान घट जाएगा तो धारिता भी घट जाएगी, A का मान बढ़ जाएगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखो तीसरी बात और कर लेते हैं यहां से। C आपने पढ़ा था कि C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो D नीचे आता है। तो यहां से देख लें, प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो संधारित्र धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर कैसे निर्भर करती है, ये भी देख लो। तो बच्चों आप लिखेंगे संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, दूरी पर भी निर्भर करती है। ठीक है बेटा। कैसे करती है? तो आप कहेंगे अर्थात C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से बच्चों C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी C D के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी D का मान घटने पर धारिता बढ़ेगी और D का, यानी प्लेटों के बीच की दूरी घटने पर धारिता बढ़ेगी और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता घटेगी। तो अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता घटेगी तथा दूरी बढ़ने पर धारिता घटेगी तथा दूरी घटने पर धारिता बढ़ेगी। ठीक है बेटा। ये हो गया आपका संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। आइए अब देखते हैं संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना। ये कैसे होती है? काफी अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, थोड़ी थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे जान लेते हैं। यहां से थोड़ा इसके बारे में लिख देते हैं। हमने कहा माना कोई एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, तो माना कोई संधारित्र जिसकी धारिता C है, तो जब इसके आवेश को शून्य से क्यूब किया जाता है तो इसके विभव में वृद्धि शून्य से भी हो जाती है। मान लो कोई संधारित्र है, उसको कोई आवेश नहीं है,
तो जब उसके आवेश को शून्य से q किया गया तो उसका विभव भी पहले शून्य था, अब वो विभव क्या हो गया, v हो गया। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम आवेश किसी को देते हैं, जैसे आवेशित करना मतलब चार्ज करना, जैसे मोबाइल की बैटरी को, मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, तो जैसे 0% है आपने उसे, या 1% है, तो जो भी परसेंट है आपका, और उसे आपने चार्जर कनेक्ट किया, तो ऐसा तो है नहीं कि लगाते ही 100% हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ परसेंट बढ़ेगा, पहले 0.1%, 0.2%, 0.3% ऐसे करके बढ़ेगा, यानी 1%, 2%, 3%, 4%, 5% ऐसे बढ़ते हुए 100% होगा। तो एकदम में तो पूरा चार्ज नहीं जाएगा, तो कुछ जाएगा ऐसे। तो हमने कहा बच्चों, माना किसी क्षण संधारित्र को दिया गया आवेश q डैश है, तो हमने जैसे आवेश दे रहे हैं संधारित्र को, तो मान लो किसी क्षण q डैश आवेश दिया गया है, उसको कितना आवेश दे दिया, q डैश, तो इसके कारण जो विभव में वृद्धि होगी वो b डैश होगी। हमने कहा किसी क्षण संधारित्र को दिया गया आवेश q डैश है तथा इसके कारण विभव में वृद्धि b डैश है। तब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, संधारित्र की धारिता का C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। तो बच्चों यहां से आप देखेंगे V अगर निकालेंगे तो V बराबर Q अपॉन C। तो बच्चों यहाँ पे Q डैश आवेश था, विभव B डैश था, तो B डैश बराबर Q डैश अपॉन C नहीं हो जाएगा, तो हमने यहाँ कर दिया B डैश बराबर Q डैश अपॉन C, समीकरण बना दिया फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखिए ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है भाई, सॉरी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए काम करेंगे, स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है, तो एक काम करें, माना या कहें अब संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dq डैश दिया जाता है, dq डैश दिया जाता है, तो इसके विभव, अच्छा हमने इसे पहले q डैश आवेश दे दिया है बच्चों, तो विभव हो गया था b डैश। अब हमने कहा इसे dq डैश आवेश और दे रहे हैं, तो जब dq डैश आवेश दिया तो इसका जो विभव था b डैश, तब इसके विभव b डैश में नगण्य वृद्धि, भाई dq डैश बहुत सूक्ष्म आवेश है, तो नगण्य वृद्धि db डैश, यानी नगण्य वृद्धि db डैश हो जाती है। अब ये db डैश बहुत कम है, इसलिए इसे b डैश के साथ में जोड़ते नहीं, इसे छोड़ देते हैं, है ना। तब इस आवेश को देने में किया गया कार्य, तब dq डैश आवेश देने में किया गया सूक्ष्म कार्य, भाई सूक्ष्म आवेश दे रहे हैं तो सूक्ष्म ही कार्य होगा, तो सूक्ष्म कार्य dw बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, w बराबर vq, w बराबर क्या होता है vq, क्योंकि b बराबर होता है बच्चों विभव बराबर w अपॉन q या q नॉट, तो अगर w निकालोगे यहां से तो v इंटू q, तो dw बराबर v इंटू q। लेकिन विभव हमारा b डैश था पहले, इसमें b डैश में ना के बराबर db डैश वृद्धि हुई, तो अगर मैं यहाँ पे db डैश प्लस कर दूंगा तो ये ना के बराबर है, तो इसे छोड़ देते हैं db डैश। ठीक है, तो dw बराबर v डैश इंटू आवेश कितना dq डैश दिया है, ठीक है, तो dw बराबर v डैश इंटू dq डैश, ये कार्य हो गया। बोलो, अब समीकरण फर्स्ट से b डैश का मान रख दो, यहां पे समीकरण फर्स्ट से b डैश का मान रखने पर, तो जब बच्चों इसका मान रख देंगे तो क्या होगा भाई, तो बेटा dw बराबर, और b डैश का मान क्या है, b डैश का मान ये रहा q डैश अपॉन c, तो यहां लिख देंगे q डैश अपॉन c इंटू dq डैश। बोलो, ये हो गया सूक्ष्म कार्य। अब
आवेश को हमें मतलब संधारित्र को आवेश कितना देना है, 0 से Q। तो हम यहां लिख देते हैं अब संधारित्र को 0 से Q आवेश देने में किया गया कार्य, किया गया संपूर्ण कार्य, किया गया संपूर्ण कार्य, किया गया संपूर्ण कार्य। तो संपूर्ण कार्य W बराबर, या डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन लगा के कर दें, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें W बराबर, और इसका समाकलन कर देंगे Q डैश अपॉन C इंटू डी क्यू डैश। ओके, C 1/C बाहर निकाल लो यहां से, 1/C को बाहर। अच्छा, लिमिट और लगा दो इसके ऊपर बच्चों, कितना आवेश देना है, 0 से Q आवेश देना है बच्चों। तो यहाँ पे लिमिट लगा दो इसके ऊपर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, समाकलन कर रहे हैं, तो 0 से Q आवेश दे रहे हैं। तो यहाँ पे W बराबर 1/C बाहर, 0 से लेके Q, और ये Q डैश इंटू डी क्यू डैश। ठीक है, अब इसका कर लो समाकलन। बच्चों समाकलन कैसे होता है, तो बेटा देखो इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स, ये बेसिक फॉर्मूला है समाकलन का पहला, x की पावर n इंटू डी एक्स। ये इसका ये फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है बच्चों समाकलन का, है ना। अच्छा देखो, इसी आधार पर हम इसका समाकलन करेंगे। तो ये समाकलन का चिन्ह है, लिमिट पे अभी मत जाओ, q डैश इंटू डी क्यू डैश। अच्छा, इस पे पावर क्या है, n, हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो कोई पावर नहीं होती तो 1 मान ली जाती है, तो 1 पावर होगी मान लो। तो q डैश की पावर n की जगह पे, यहाँ n की जगह पे हमारे पास 1 पावर है, तो 1 प्लस 1 फॉर्मूले में अपॉन 1 प्लस 1, ये n की जगह पे हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस 1, तो हो जाएगा बच्चों q डैश की पावर 2 अपॉन 2, q डैश का स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों w बराबर 1/C, और ये हो जाएगा आपका q डैश का स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट और लगी है बेटा इसके ऊपर, तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेके Q तक की। ठीक है, अब 1/2 बाहर कर लो, C भी बाहर है। ठीक है, अब देखेंगे बेटा यहां से, अब बच्चों देखो ये जो है Q डैश रह गया है 0 से लेके Q। ठीक है, अब यहां लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान से देखें, तो बच्चों W बराबर 1/2C, Q डैश की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी Q, अपर लिमिट, तो Q डैश की जगह पे Q स्क्वायर, Q डैश की जगह पे Q आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 0, तो Q डैश की जगह पे यहां क्या आ जाएगा 0। तो बेटा W बराबर 1/2C Q स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यह कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कैसी ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तब इस W को U लिखने लग जाते हैं बेटा, W बराबर U कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो U, तब U बराबर, W के पे क्या आएगा, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, W बराबर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C। तो बेटा एक तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप एक काम कर सकते हैं कि C बराबर Q अपॉन B से, नाउ C बराबर Q अपॉन V से,
मैं कहूँ बेटा Q बराबर सी वी, अच्छा पहले C का ही मान रख दो यहाँ पे C का, तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C की वैल्यू क्या है Q अपॉन B, ठीक है। तो ये एक Q से एक Q कट जाएगा यहाँ पे, तो U बराबर 1/2, एक Q से यहाँ काट दो इसको, तो ये हो जाएगा QB। एक फॉर्मूला ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। इससे ही दो फॉर्मूले बन जाते हैं बच्चों, दो और। अब यहाँ पे ही आप चाहें तो और एक बार यहाँ पे या तो आप ये रखें तो ये निकाल लो, U बराबर हाफ क्यू भी जरूरत पड़ेगी तो एक और यहाँ रख सकते हैं कि C बराबर Q अपॉन V से Q बराबर होता है CB, हो जाएगा। अब Q का मान यहाँ रख दो, इसको समीकरण मान लेते हैं बेटा, इसको क्या मान लो, एक समीकरण मान लो, समीकरण हम इसे सेकंड मान ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण सेकंड से यहां पे भी लिख दें समीकरण, ये तो है, ये समीकरण सेकंड, यहां पे भी लिख देंगे समीकरण सेकंड से। तो बेटा U बराबर हो जाएगा हाफ, Q की जगह पे क्या है, Q की जगह पे लिख देंगे बेटा CV, लेकिन Q का स्क्वायर है तो C का स्क्वायर हो जाएगा V का स्क्वायर अपॉन नीचे वैल्यू है C, तो इस C से एक C कट जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपको प्रूव करवाए हाफ CV स्क्वायर तो आप यहां से डायरेक्ट भी ये वैल्यू रख करके डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से ये वैल्यू हाफ C बराबर Q अपॉन B से Q बराबर CV रख करके हाफ CV स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये प्रूव करवाए तो ये निकाल दो, ये प्रूव करवाए तो यहां तक छोड़ दो, ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि कहां तक सवाल पूछा गया है। तो ये रहा आपके लिए संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।